मतलब ये काम तो पाकिस्तान के जो लोगों को करना चाहिए वो हमारे हिंदुस्तान में बैठ के कर रहे हैं। फर्जी वोटों के आधार पर सरकार बनाई है, विदेशी घुसपैठियों के आधार पर सरकार ममता बनर्जी की चल रही है। अब उस पर प्रशिक्षण लगने वाले हैं, तो इसलिए ये हल्ला मचा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष किसको बनाएंगे? बहुत लंबा समय कार्यकाल बढ़ाते जा रहे हैं। ये बात अखिलेश यादव जी ने भी लोकसभा में पूछी थी। हमारे अमित शाह जी ने क्या जवाब दिया था? राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है जैसी चर्चाएं? देखिए, ये चर्चाएं अनर्गल हैं। मेरा दावा है 2047 तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष में कोई विवाद नहीं? कहीं कोई विवाद ही नहीं है, कहीं कोई दखल नहीं है उनका संघ का। पूरे देश में इसको लागू करने का प्लान, योजना आपने बनाई है, कब से लागू करने जा रहे हैं? देखिए, शुरुआत बिहार से हो रही है। आपके दादाजी का नाम किसी राज्य में, किसी स्टेट, किसी जिले में नाम वोटर लिस्ट में है तो आपका नाम आ जाएगा। तो भाई मेरा नाम क्यों आ जाएगा? भाई इसका मतलब आप घुसपैठिए हुए ना। और आपने मांग करी थी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, लेकिन नहीं, बहिष्कार करके चले गए। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और भारत कॉरिडोर्स पे आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं राज्यसभा सांसद नवीन जैन, जिन्होंने 1980 के दशक में राजनीति में कदम रखा। एक पार्षद से मेयर से राज्यसभा, भारत के उच्च सदन तक का सफर तय किया और अपनी बेबाक राय के लिए बहुत जाने जाते हैं। आज, अभी और इस समय देश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। हलचल है ट्रंप के बयान से लेकर SIR के मुद्दे तक। आखिर क्यों बहस हो रही है? क्या है इसके पीछे? राज्यसभा में CISF के मार्शल तक पहुंच गए। खड़गे जी ने सवाल उठा दिए कि सदन कौन चला रहा है। तो आज इन सब मुद्दों पे करेंगे चर्चा। हमारे साथ नवीन जैन सर हैं। सर, राज्यसभा में आज खड़गे साहब ने सवाल उठा दिया कि आखिर सदन चला कौन रहा है? देखिए, उनको पता नहीं, उनका कांग्रेस के लोगों का मानसिक संतुलन जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है एक तरह से बिगड़ सा गया है। आपको जब तक धनखड़ साहब उपसभापति थे, सभापति के रूप में उन्होंने संचालन किया, आप उन पर आरोप लगाते थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनके साथ हो गए। अब वर्तमान में जो हमारे उपसभापति हैं उनके ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि संचालन कौन कर रहा है। कभी हमारे किसी भी नेता पे कोई भी आरोप लगा देते हैं। आप समझिए कि आज पूरा ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। करोड़ों रुपए प्रतिदिन राज्यसभा और लोकसभा में खर्च होता है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, ये टैक्स के रूप में भारत सरकार को मिल रहा है। और सांसद लोग पूरे देश से आते हैं, अपनी सफर यात्रा करके आते हैं कि भाई आज हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए संसद में प्रश्न उठाएंगे, प्रस्ताव लगाएंगे, बिल लगाएंगे, उनका समाधान सरकार की ओर से किया जाएगा, मंत्री जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में चीज़ें आती हैं, तो उसकी कोई परवाह नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है। मैं तो महापौर भी रहा, मैं 5 वर्ष तक महापौर रहा आगरा नगर निगम में, और छोटी इकाई होती है, वहाँ भी सदन की कार्रवाई होती है, मीटिंगें होती थी, लेकिन इतना हंगामा तो मेरे पार्षद नहीं करते थे। समस्याओं के लिए उठाने के लिए करते थे। लेकिन आज कभी SIR के नाम पर, कभी ऑपरेशन सिंदूर का को जो ऐसे शक के दायरे में लेते हैं कि मानो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं है। मतलब ये काम तो पाकिस्तान के जो लोगों को करना चाहिए वो हमारे हिंदुस्तान में बैठ के कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैं कार्रवाई जो सुनता हूँ, कांग्रेस के लोगों की बातों को सुनता हूँ, खड़गे साहब की, अन्य कांग्रेस के विद्वान जो उनके नेता हैं उनको मैं सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके पता नहीं उनके दिल में कुछ खटपट सी हो रही है कि इससे लोकप्रियता माननीय प्रधानमंत्री जी की बढ़ गई, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई, पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में हमारे मोदी जी की काम को लोग सराहना कर रहे हैं। बदला लिया, भारत सरकार ने पूरी सत्ता के साथ बदला लिया। हमारे 26 लोगों की बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती पर ऐलान किया था उन्हें कल्पना से अधिक सजा मिलेगी, और वो सजा मिली। कभी कहते हैं कि साहब इतनी देर हो गई, आप सजा क्यों नहीं दे रहे हैं। आप कभी कह रहे हैं कि इतनी जल्दी ऑपरेशन सिंदूर का कंप्लीट कैसे हो गया इतने मिनट के अंदर, उसको शक के दायरे में लाते हैं। तमाम तरह की शंकाएं वाली बातों को आप पार्लियामेंट में रखने में जरा भी आपको लज्जा नहीं आ रही है कि पूरा देश सुन रहा है। लोगों के अंदर चर्चा हो गई है
कि कांग्रेस खुश नहीं है, और जो जिस प्रकार से पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से खुश नहीं है, ऐसे ही कांग्रेस खुश नहीं है यहाँ पर। तो क्या आप संदेश देना चाहते हो? भारत की इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने कितने लंबे समय तक राज किया, आज उनको राजनीतिक समझ की कमी आती जा रही है। मैं राहुल गांधी की बात करूंगा, मुद्दे नहीं मिल रहे हैं देश में, नहीं मिल रहे हैं मुद्दे। अब कुछ नहीं है, एसआईआर पे उन्हें आपत्ति हो रही है, आज सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। मतलब पूरे देश से जब सांसद लोग आते हैं तो उसको सोच के आते हैं, सुबह से तैयारी करके आते हैं कि आज हम अपना क्वेश्चन करेंगे, आप प्रश्नकाल में कुछ जवाब मिलेगा, प्रस्ताव लगाएंगे, बिल लगाएंगे, लेकिन हुल्ला के अलावा कोई नहीं। एसआईआर पे जवाब दो, चर्चा चाहेंगे। कभी ऑपरेशन सिंदूर की मांग कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करो, हंगामा किया। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अब चर्चा करने की शुरुआत हुई तो उसका बहिष्कार करके भागने लगे। माननीय गृह मंत्री जी हमारा ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब देने तैयार खड़े हुए हैं, और वो रोक रहे हैं, अध्यक्ष जी रोक रहे हैं। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई मैंने आपको पूरा सुना है, आप मुझे तो सुन लीजिए। और आपने मांग करी थी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, लेकिन नहीं, बहिष्कार करके चले गए। अब एसआईआर का विषय बना लिया। अरे जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं उसको दुरुस्त करने का काम इस भारत सरकार के निर्वाचन आयोग का है। एसआईआर है क्या? 2 या 3 में जो व्यक्ति वोटर है, चाहे वो भारतवर्ष के किसी भी राज्य का वोटर है, उसके अगर संतान है, उसके बच्चे बेटे हैं, उनका भी बेटा है, तो उनका वोटर लिस्ट में नाम आएगा, उसे कोई नहीं रोक रहा है। आज कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं वोटर, भारत सरकार में कहीं भी किसी राज्य में वोटर बनना चाहता हूं। अरे भाई, आप आज वोटर बनना चाह रहे हैं, आपके पिताजी का वोटर लिस्ट में नाम कहाँ पे था? किसी राज्य में है, भारत में है। आपके दादाजी का नाम किसी राज्य में, किसी स्टेट, किसी जिले में नाम वोटर लिस्ट में है, तो आपका नाम आ जाएगा। आपके परदादा का नाम नहीं, आपके दादा का नाम वोटर लिस्ट में नहीं, आपके पिताजी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं, तो भैया तुम्हारा वोटर लिस्ट में भारत में क्यों आ जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि आप घुसपैठिए हैं। यही तो चुनाव आयोग कर रहा है। और चुनाव आयोग कब से भैया सरकार के अधीन। ये बड़ा अच्छा आपने समझाया कि 2003 में किसी भी परिवार का कोई भी एक सदस्य अगर वोटर रहा है तो वो पूरा परिवार आज भी वोटर लिस्ट में है। 2003 के बाद जो नए वोटर आईडी कार्ड बने हैं उन पर शक है केवल। हाँ, मतलब उनको साबित करना पड़ेगा कि मेरे पिताजी के पिताजी, उनके भी पिताजी, ये 3 पीढ़ी के कहीं तो वोटर लोड भारत के अंदर किसी राज्य में होंगे, किसी जिले में होंगे। अगर ये उनके पिताजी दादा तक कहीं नहीं है वोटर लिस्ट में नाम भारत में, तो भाई मेरा नाम क्यों आ जाएगा? भाई इसका मतलब आप घुसपैठिए हुए ना। आपके पिताजी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं, आपके दादाजी की वोटर लिस्ट का नाम नहीं, आपके परदादा का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो फिर भी आपका वोटर लिस्ट में भारत में कैसे आ जाएगा? भाई ये कॉमन सेंस की बात है। उसको चेक करने का काम एसआईआर के माध्यम से अगर हो रहा है तो इनको चिल्लपों क्यों हो रही है, इनको मिर्च क्यों लग रही है? इसका मतलब ये फर्जी वोटों के आधार पर, घुसपैठियों के वोटर के आधार पर ये कांग्रेस हमेशा सरकार बनाती रही, और ये आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर कि हम वोटों की चोरी कर रहे हैं। वोटों के सबसे बड़े चोर अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जो सही मतदाता सूची को बनने में व्यवधान उत्पन्न करने का काम कर रही है। अरे आपके मन में कोई पाप नहीं है। डंके की चोट पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो भारत का नागरिक है वो वोटर लिस्ट में उसका नाम गायब नहीं हो सकता है, वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए। अब जो भारत का नागरिक है ही नहीं, आप कह रहे हो कौन है वोटर लिस्ट में नाम दीजिए? कैसे बांग्लादेशियों के नाम दे दें हम, कैसे नेपालियों के नाम दे दें, अन्य देशों के नागरिकों के नाम कैसे आप यहाँ पर आप मतदाता सूची में आप करा सकते हैं? ये इसी का काम हमेशा गलत तथ्यों पर, गलत मतदाता सूचियों के आधार पर इन्होंने राज किया। नहीं तो ममता बनर्जी भी इसीलिए कुछ भड़काना शुरू कर चुकी हैं, सारे मुस्लिमों को बोल रही हैं कि आ जाइए अपना नाम यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड में लिखवा दीजिए। झारखंड में भी अब इस तरह की चर्चा शुरू हो चुकी है। पूरे देश में इसको लागू करने का प्लान, योजना आपने बनाई है, कब से लागू करने जा रहे हैं? देखिए, शुरुआत बिहार से हो रही है, और ममता बनर्जी का सत्ता में रहने का सबसे बड़ा कारण है उन्होंने जिस प्रकार से फर्जी वोटों के आधार पर सरकार बनाई है, विदेशी घुसपैठियों के आधार पर सरकार ममता बनर्जी की चल रही है। अब उस पर प्रशिक्षण लगने वाले हैं, तो इसलिए ये हल्ला मचा रहे हैं। ये बिहार में कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हुआ, ये यही नहीं होगा, पूरे भारतवर्ष के हर राज्य में होना है। जब भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकार है वहाँ पर भी होगा, जहाँ सरकार नहीं है वहाँ पर भी होगा। सिर्फ नीति समान नीति है।
और ये चुनाव आयोग के माध्यम से है। चुनाव आयोग कभी भी सरकार के अधीन काम नहीं करता है। ये स्वतंत्र बॉडी होती है, इनके स्वतंत्र निर्णय होते हैं, तो उसके कामों पे रोक ना लगे, उसके कामों पे व्यवधान उत्पन्न विपक्ष के लोग ना करें, मेरा उनसे अनुरोध है। 5 अगस्त बीत गया, हर 5 अगस्त को मतलब एक साल छोड़ दिया जाए तो कुछ बड़ा होता है। इस बार क्या 15 अगस्त को ऐसा कुछ होने वाला है? 15 अगस्त को तो देशभक्ति से ओतप्रोत होकर देश के नागरिक आज़ादी का जश्न बनाएंगे। नहीं, इस बार पार्लियामेंट पहली बार 21 अगस्त तक चल रहा है, तो क्या 15 अगस्त को कुछ बड़ा करने का प्लान है कुछ, या 14 अगस्त की रात को, या ऐसा कुछ? नहीं, ये तो 15 अगस्त और 14 अगस्त को तो देश के नागरिक माननीय प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा फहराने का जो एक संदेश दिया है, पूरा देखेंगे आप पूरे भारत के अंदर 14 और 15 अगस्त को भी हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा, जो सबसे बड़ा काम होने जा रहा है। मतलब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, ऐसा कुछ भी अभी अंदर से कुछ निकल के नहीं आ रहा है? बस हमें तो यही जानकारी है कि तिरंगा झंडा में हर घर में फहराना है। क्या बात है। अच्छा, अब बाकी अभी की सियासत को, अभी की राजनीति को, अगर आप, चूंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, राजनेता हैं, आपने बहुत लंबा सफर तय किया है, अगर अभी के हालात को आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है विपक्ष किस तरह की भूमिका निभा रहा है? इनकी भूमिका तो अब मैं क्या कहूँ साहब, हमें राजनीति करते करते 45 वर्ष हो गए। हमने विपक्ष की राजनीति भी करी। विपक्ष के नेता के रूप में हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में भी राजनीति करी, उन्होंने सत्ता में भी करी। उन्होंने विपक्ष के में रहते हुए विपक्ष के नेता के रूप में इंदिरा जी ने भी एक अच्छा काम किया था। जब पाकिस्तान से उनका युद्ध हुआ था तो उन्होंने खुलेआम संसद में इंदिरा जी की तारीफ करी, उनको दुर्गा का रूप में उन्होंने किया। आज कैसा दुख का मुझे होता है कि अटल जी ने वहाँ उस वक़्त पे इंदिरा जी को दुर्गा कहा। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये जिस प्रकार से जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई वो करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर मिर्च लगने का काम होता है, तकलीफ पहुँचाने का काम या दुख पहुँचने का काम होता है, वो कांग्रेस पार्टी को होता है। लगता नहीं है ये भारतवर्ष की विपक्ष की दल की पार्टी है। सर, आप यूपी से आते हैं, आगरा में आप बहुत लंबे समय तक आपने पार्षद, मेयर की भूमिका निभाई, तो यूपी की सियासत को अच्छे से समझते भी हैं और जानते भी हैं। योगी आदित्यनाथ वर्सेस दिल्ली कई बार चर्चाएं होती हैं, अखिलेश, केजरीवाल, बहुत लोग सवाल उठाते हैं। क्या आपको कहीं लगता है ऐसा कि योगी की कुर्सी हिल रही है? नहीं, ये तो जो चर्चाएं हैं, मैं तो पिछले 5 वर्ष से ये चर्चाएं सुन रहा हूँ। चर्चा फैलाने वाले कौन हैं, चर्चा को आगे बढ़ाने वाले कौन हैं? ये वही लोग हैं, विपक्ष के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता अच्छा काम करे उनको पसंद नहीं आता है। कमज़ोर करने की एक साजिश है राज्य सरकार को, और उनके कभी मंसूबे पूरे नहीं होंगे। उनका जो भ्रम फैलाने का ये काम है, ये काम वो जो कर रहे हैं वो ना तो देश हित में कर रहे हैं और ना प्रदेश के हित में कर रहे हैं। और योगी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और सरकार अच्छा काम कर रही है और जनहित के काम कर रही है। और कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, क्या अखिलेश जी के समय की कानून व्यवस्था की स्थिति थी और 2017 के बाद की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, कितना परिवर्तन आया है। तो जो अच्छे काम हमारे होते हैं सरकार के, बीजेपी की सरकार के, और कोई भी करे, उसमें फिर कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाने का काम में मास्टरी हासिल इन कांग्रेस विपक्ष के लोगों की हुई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं। अब इनके बारे में, क्योंकि ये जनता ने नकार दी है, इनकी आने वाला समय इनके लिए भी अच्छा नहीं है, और दूर दूर तक इन्हें सरकार मिलने की कोई संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की द्वारा से 2027 में चुनाव है, उसमें फिर सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश की पीडीए रणनीति काम नहीं करेगी इस बार? तो लोकसभा में झटका दिया उन्होंने थोड़ा सा। ये जब स्वार्थ की राजनीति शुरू होती है, आप कभी कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सभी जातियों को साथ लेके चलना चाहते हैं। आप पीडीए बना के क्या आप संदेश दे रहे हैं कि 3 दलों को आप 3 जातियों को आप साथ लेके चलना चाहते हैं? पिछड़े, दलित और मुस्लिम, बाकी भी तो और समाज हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। आपको उनका वोट नहीं चाहिए, क्लियर कट ये संदेश जनता समझ रही है।
और जनता भी इन्हें नकारेगी आने वाले समय में। बना लीजिए आप तीनों को लेके सरकार, और तीनों में भी सर इनका कोई अधिपक्ता नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, पूरी तरह से दलित प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वोट देते हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग भी देते हैं, अब तो मुस्लिम समाज के लोग भी अब वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। जो घर दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक आगरा की चूँकि मैं आता हूँ, आगरा की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनको लाभार्थी हैं उनके घरों पर जाइए, संपर्क करिए, एक परिवार में गया, मेरे मकान नंबर था, मैं उस पर पहुँचा और वहाँ पर एक बुर्खा पहनी हुई महिला खड़ी हुई थी। मैंने उसको देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया आवास था। तो जब मैंने उस महिला से पूछा आपका मकान नंबर ये, बोला हाँ यही है, आपको ये प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला है? बोला हाँ मिला है। तो मैंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और मेयर हूँ और आपसे संपर्क करने के लिए आया हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनकर उन्होंने कहा आइए अंदर ले गए। मैं आश्चर्य में अंदर जाके और मुझे लगा कि उस महिला ने माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने आंगन में एक बड़ा फोटो लगा रखा था, मोदी जी का बड़ा फोटो लगा लिया था। अब मुस्लिम समाज में भी मोदी जी का फोटो लग रहा है। तो इन सबका जो डर है और उस डर के कारण से जी लोग सब बौखला रहे हैं। अब ये आने वाले समय में 27 में भी साफ होंगे, आने वाला लोकसभा 29 का चुनाव में भी साफ होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी 2047 का जो उन्होंने राष्ट्र को पूरा विश्वगुरु और विकसित राष्ट्र बनाने का जो प्रथम शक्ति विश्व की बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक, मेरा दावा है 2047 तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। अब 2047 में कितनी उम्र होगी? 97 ही तो होगी। अब देखिए अब 74 और 75 में वो कर रहे हैं, कोई युवा उनके संग में तेजी से चल के दिखा दे। जिस प्रकार से हवाई जहाज में सीढ़ियाँ से चढ़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं और बिना कोई विश्राम लिए काम कर रहे हैं, 20 घंटे काम कर रहे हैं। तो मैं उस आधार पर कह सकता हूँ कि 97 की एज में 2047 होने जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक इस देश का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष किसको बनाएंगे? बहुत लंबा समय कार्यकाल बढ़ाते जा रहे हैं। ये बात अखिलेश यादव जी ने भी लोकसभा में पूछी थी। हमारे अमित शाह जी ने क्या जवाब दिया था? हमारे माननीय गृहमंत्री, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा, जब अखिलेश जी ने पूछा कि भाई आप अब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं, इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होके आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हमारे नेता गृहमंत्री अमित शाह जी ने एक बात कही कि आपको 5 लोगों में चुनना पड़ता है, हमें 20 करोड़ हमारे सदस्य हैं, हमें 20 करोड़ में से एक अध्यक्ष चुनाव करना है, तो उसमें समय लगता है बहुत जल्दी। और इसका चयन माननीय हमारा नेतृत्व है और सजग है, और जब समय रहेगा उचित समय पे इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा हो जाएगी। थोड़ा सा सवाल अटपटा लग सकता है, संघ वर्सेस बीजेपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है जैसी चर्चाएं? देखिए, ये चर्चाएं अनर्गल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा सामाजिक संगठन है, देशभक्तों का एक बड़ी लोग खड़े करने वाला संगठन है। नियमित रूप से शाखा में आने वाले स्वयंसेवकों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। सांस्कृतिक हमारा संगठन है, एक बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। और इतना बड़ा संगठन होने के बाद कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति करने की इच्छा ही नहीं होती है। मुझे जरूर चाहते हैं हमारी जो विचारधारा है उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए दल काम करें, कोई भी दल हो सकता है। अब ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने तो, मैंने सुना कि अधिकारी का उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस भी हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, हम उनको समर्थन दे देंगे। समाजवादी पार्टी के लोग आगे हैं, हमारे विचारधारा को आगे बढ़ाए तो हम उनको समर्थन दे देंगे। तो ये लोग उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, तो भाई कैसे उनको समर्थन मिलेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी विचारधारा को सपोर्ट कर रही है, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि राजनीति में उनका दखल है। उनका कोई राजनीति में दखल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग संगठन काम कर रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारी मातृ संस्था है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मार्गदर्शन हमारे स्वयंसेवकों को मिलता है, जो भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले हैं, उनके अनुसार काम होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष में कोई विवाद नहीं? कहीं कोई विवाद ही नहीं है।
वहीं कोई दखल नहीं है उनका संघ का। संघ तो चाहता है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता काम करे, डट के काम करे। उन्हें ये मतलब नहीं है कि आप प्रदेश का अध्यक्ष कौन बनेगा, देश का अध्यक्ष कौन बनेगा, उनका इसमें कोई रोल नहीं। ये थे नवीन जैन जी, जिनकी बेबाक राय आपने सुनी। हर मुद्दे पर साफ गोई से बात, और विपक्ष को एक नसीहत कि विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से निभाए, नहीं तो पाकिस्तान आधारित मुद्दों पर उसकी राजनीति बहुत लंबी नहीं चलेगी। संघ और बीजेपी के विवादों पर भी खुलकर बोले, इनसे आगे भी बात होगी जब भी ये समय देंगे। आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।